नमस्कार, बीसीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक बच्चा और एक अपने पिता के साथ बाजार जाता है और बाजार में पूरे बाजार को खोजता है कि बाजार में उसे पीतल की तलाश रहती है। उस दुकानदार से जाकर पूछता है तो दुकानदार बताता है कि इससे ज़्यादा खुदरंग पीतल आप कहीं नहीं पाएंगे, पूरे बाजार में घूम के नहीं पाएंगे। बच्चा घर में पहुँचने के बाद अपने पिता से पूछता है कि यह खुदरंग क्या होता है, तो उसके पिताजी उसको बताते हैं खुदरंग मतलब अपना एक रंग, खुद की एक पहचान, एक अलग व्यक्तित्व। आज आपको ऐसे ही व्यक्तित्व से आज आपकी मुलाकात कराते हैं 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव जी। आज दंतेवाड़ा पुलिस कप्तान है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, एक डॉक्टर रहे हैं आप, जिस तरीके से हमको जानकारी मिली सर, डॉक्टर रहे हैं, साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट भी रहे हैं। डॉक्टर से एक आईपीएस तक का सफर सर, ये कैसी जर्नी रही है और कितना मतलब किस तरीके से जर्नी सफल हुई और आज दंतेवाड़ा नक्सल ट्राइबल बेल्ट पे आज आप पदस्थ हैं सर? मैंने 2000 से 2005 में एमबीबीएस किया और 2006 से 2009 तक भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूशन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से एमडी साइकेट्री में किया। 2013 में मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर छत्तीसगढ़ कार्ड मुझे अलॉकेट हुआ। पिछले 5 वर्षों से मैं दंतेवाड़ा में कार्यरत, 3.5 वर्षों से पुलिस अधीक्षक के रूप में हूँ। निश्चित रूप से दंतेवाड़ा एक चैलेंजिंग जिला है, नक्सल यहाँ पर बड़ी समस्या रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो डॉक्टरी की मेरी नॉलेज थी उसके कारण जनता से मुझे संबंध बनाने में, जो विश्वास जीतने में काफ़ी फ़ायदा हुआ। और निश्चित रूप से किसी भी आंतरिक सुरक्षा के प्रॉब्लम को बिना लोगों को समझे, बिना लोगों का मन और दिल को जीते जो है समस्या का समाधान काफ़ी मुश्किल है। निश्चित रूप से पिछले 3 वर्षों में दंतेवाड़ा में नक्सल फ्रंट पे हमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं। लगातार जो हमारा डोंट वॉर 2 अभियान है, जिसमें कि 450 से ज़्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है पिछले 1 वर्ष में, जिसमें कि 100 से ऊपर इनामी माओवादी हैं। जगह जगह गांव में पीडीएस की दुकान खुल पाए, वहाँ के लोगों का आधार कार्ड बना, उनका पेंशन अकाउंट खुला, उनका आयुष्मान कार्ड बना, उनको बुनियादी सुविधाएँ मिली। निश्चित रूप से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि पुलिस की और प्रशासन की मदद से करीब हम 20 से 25 हज़ार लोगों को उनके मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर पाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद है। आपने एक उसकी बात की लोनवारा 2, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या है लोनवारा 2? लोनवारा 2 का मतलब होता है घर वापस आ जाए। निश्चित रूप से हर परिवार से गांव के अंदर लोग माओवाद में शामिल हुए थे। करीब दंतेवाड़ा में करीब 1000 से 1500 युवक अपना रास्ता भटक के माओवादियों के साथ शामिल हुए थे। कुछ लोगों ने उसमें हथियार पकड़ लिया, कुछ लोग गांव में रह के माओवादियों का सपोर्ट करते थे। काफ़ी लोगों के खिलाफ अपराध जो है वो थानों में अंकित हो गए। भयपूर्ण जीवन था उनका। जब भी पुलिस आती थी उनको गांव छोड़ के पहाड़ों पे भागना पड़ता था। जब उनकी गिरफ्तारी होती थी तो उनके परिवार उनकी जमानत करने में, केस लड़ने में उनकी जमीन जायदाद बिक जाते थे। निश्चित रूप से जो ग्रामीण थे वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में पिस रहे थे। इस आत्मसमर्पण कैंपेन से फ़ायदा हुआ है कि हर गांव में हमने चस्पा किया कि कौन माओवादी है, कितना इनाम है, कितने अपराध हैं। तो उन लोगों को मोटिवेट करके हमने आत्मसमर्पण कराया, जिससे अब वो अपने गाँव में रह के भय मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने गाँव के विकास में सहभागी बन रहे हैं। बिल्कुल, एक लगातार यहाँ पर मुहिम भी चलाई जा रही है सर। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चूँकि ऐसा कहा जाता है ये ग्रामीण अंचल के लोग हैं और आज हमारे बीच के ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आते लोग। इसी बीच में ऐसी कौन सी इनकी, जैसे आप साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी हैं और मनोविज्ञान पे आपका अच्छी जानकारी भी रखते हैं और आज से आज आईपीएस भी हैं, तो क्या लगता है सर कि क्या मनोस्थिति रहती है, किस स्थिति में यह हथियार उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, या मजबूरी कहिए या डर कहिए या जो भी शब्द का उपयोग कीजिए, इस पर क्या है कारण कि ये आम जनता नक्सलवाद को तरफ ज़्यादा रुख कर रही है? क्या कारण है इसका? जब 80 और 90 के दशक में जब माओवादी तेलंगाना, आंध्रा से यहाँ पर आए, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा बस्तर जिला हुआ करता था, यहाँ पे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस वैक्यूम था। हर छोटे काम के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। नक्सलियों ने उनको फुसला के, बहला के उनको सारे रोड पुलिया तोड़ दिए, उनको बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया और लगातार उनको ब्रेन वॉश करने के बाद पूरी पीढ़ी को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काया गया
और गांव के हर व्यक्ति को नक्सल संगठन से किसी न किसी रूप में जोड़ दिया गया। किसी को CNM सदस्य, किसी को दंडकारण्य आदिवासी मजदूर संघ में, किसी को क्रांतिकारी महिला संगठन में, किसी को चेतना नाट्य मंडली में, किसी को मिलिशिया के रूप में, संगम के रूप में। और यहाँ की शांति प्रिय ट्राइबल्स को पता ही नहीं चला कब उनको एक सामान्य ग्रामीण से नक्सलियों ने उनको क्रिमिनल के रूप में उनकी जो थानों में उनके जो अपराध दर्ज करवा दिए। निश्चित रूप से शुरू में ग्रामीणों को पता ही नहीं था कि नक्सली क्या होते हैं, हथियार उठाने से क्या नुकसान होगा। जब तक वो समझ पाए, उनके बच्चे उनसे काफ़ी दूर हो गए। नक्सली संगठन में जाने के बाद काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो सालों से अपने बच्चों से मिल नहीं पाए। जब वो मर जाते हैं तब भी बच्चों उनके आगे अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाते। निश्चित रूप से काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं ग्रामीण, और धीरे धीरे करके हमारी कोशिश है कि हम ग्रामीणों को नक्सलियों का सही चेहरा, नक्सलवाद से होने वाले नुकसान से उनको हम रूबरू करा सकें, जिससे कि वो एक सही इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुआ, यह नक्सलवाड़ी क्षेत्र से स्टार्ट हुआ और आज छत्तीसगढ़ में अपना पाँव पसारा। व्यापक स्तर पर छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि नक्सल घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता कहें या प्रशासनिक अमले के लोग कहें, लोग लगातार इसमें खत्म हो जाते हैं। क्या ऐसे बदलाव की उम्मीद नजर आती है कहीं पर कि इसमें बदलाव होगा, और होगा तो कैसे होगा? क्योंकि शिक्षा एक सशक्त माध्यम हो सकती है किसी भी चीज़ों को बदलने के लिए। क्या शिक्षा का इस तरह उतना बेहतरी कर पाई है यहाँ पर शासन? निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीण जब पुलिस से, प्रशासन से जुड़ेंगे, जब यहाँ के बच्चे पुलिस में भर्ती होंगे, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होंगे, शिक्षा विभाग में भर्ती होंगे, जब ये स्टेक होल्डर बनेंगे तभी निश्चित रूप से जो है यहाँ पर सुधार आएगा। अभी पुलिस में बस्तर फाइटर्स के रूप में 7 जिलों में 2800 पदों की भर्ती हो रही है। ये बहुत ही सुखद बात है कि दंतेवाड़ा में 400 पदों के लिए 6000 से ज़्यादा युवक युवती इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि यहाँ का युवक युवती नक्सलवाद से परेशान हो गया है। वो पढ़ लिख कर शासन प्रशासन के साथ जुड़ना चाहता है। जरूरी है कि इन युवाओं को एक स्किल ट्रेनिंग कराना, इनको सशक्त बनाना कि ये अपनी बागडोर खुद संभाल पाए। और जब बस्तर के लोग ही बस्तर में बदलाव के लिए लगेंगे तभी नक्सलवादियों को बस्तर छोड़कर भागना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए शुरुआत तो यहीं से होगी और लोगों को ही शुरुआत करनी होगी। और लगातार जिस तरीके से आपके आने के बाद मैंने जो पढ़ा है अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, आपके आने के बाद कई सुधार है। लगातार नक्सलवाद पे नकेल कस दी गई यहाँ पर, और जिस तरीके से आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर, किस तरीके से संदेश अगर देना चाहें अगर आप इनको कि नक्सलवाद को छोड़कर अच्छी इसमें आए और एक माध्यम बने, इस देश का माध्यम बने, और क्या क्या बोलना चाहते हैं? मैं यहाँ के युवक और युवतियों से दोबारा अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये शासन और प्रशासन के साथ जुड़कर अपने अधिकारों के लिए लड़ें और अपने गांव में एक शांति मुहिम के अभियान में जुड़े। जो भी किसी न किसी कारणवश माओवादियों से जुड़े हैं, उनके लिए आत्मसमर्पण के रास्ते खुले हुए हैं। वो आके आत्मसमर्पण करें और अपने गांव को एक विकास का मॉडल बनाएं। ये जो शांति का टापू बस्तर हुआ करता था, दोबारा वैसा बने। हमारी इच्छा है कि जो लाल आतंक से बदनाम बस्तर है वो अपनी हरियाली के लिए, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध हो। यहाँ की दंतेश्वरी मैया का मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध हो, यहाँ के अपने टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हो, अपने झरनों के लिए प्रसिद्ध हो, और जो लाल आतंक का कलंक जो है वो यहाँ से मिटे। बिल्कुल, ये लाल आतंक का कलंक तो इस माथे से हटना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक सभ्यता है। यहाँ की दंतेश्वरी माता का मंदिर है, झरनों के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र। जिस तरीके से बताया सर ने, झरनों के लिए, यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, आवागमन का एक मार्ग भी बहुत अच्छा मार्ग है जो पर्यटकों को मन मोह लेता है। इसी पर्यटन के दृष्टिकोण से हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और इस तरीके से विकास की गाथाएं गढ़ी जानी चाहिए और यहाँ के युवाओं को समझना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल और भी है जो मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, पल्लव सरनेम। सर, शायद पहली बार मैंने सुना था, और मैंने पल्लव शासनकाल के बारे में जरूर पढ़ा है कि दक्षिण भारत में पल्लव शासनकाल हुआ करता था। ये नाम के क्या अर्थ क्या है सर इसका? पल्लव जो है वो दक्षिण भारत में राजा हुआ करते थे, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये पल्लव का मतलब है पत्ती जो कि फूल रहे हैं, जो कि अभिषेक नाम है। तो ये माता पिता द्वारा दिया गया टाइटल है। वो चाहते थे कि कोई भी टाइटल ना रखा जाए जिससे कोई जाति के साथ जोड़ा ना जाए।
न्यूट्रल हो। और मैंने भी इसीलिए ये टाइटल को कंटिन्यू किया है अपने बच्चों में कि ये भारत देश है जहाँ पे हम जाति, धर्म, संप्रदाय उसके ऊपर उठ के काम करें। और निश्चित रूप से बस्तर में हमारी यही कोशिश है कि जो ट्राइबल भाई बहन हैं उनकी सभ्यताओं को हम समझें, उनकी सभ्यता का हम कद्र करें। बस्तर में जो आर्ट है, कल्चर है, ट्राइबल डांस है, बहुत ही समृद्ध है। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हमारे शासन की मदद से, लगातार प्रयासों से आने वाले समय में बस्तर का इतिहास जो है और बस्तर का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अपने इतिहास की तरह इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट होगा। जो मेरी जानकारी है सर, तो आप मूलतः उत्तर यहाँ से आते हैं सर, बेगूसराय साइड से आते हैं, बिहार पड़ता है बेगूसराय। तो बेगूसराय और दक्षिण भारत का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। ये जो क्योंकि मेरे माता पिता की हमसे इच्छा थी कि हम जाति, धर्म, राज्य में ना जाएं, निश्चित रूप से एक बहुत ही उज्जवल शासक के ऊपर उन्होंने मुझे टाइटल दिया है। और मैं कोशिश भी करूँगा अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से कि जो टाइटल घर वालों ने मुझे दिया है उसी उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूँ और यहाँ पर जो है शांति स्थापित करने में अपनी जो भी मेरे से मदद हो पाए उसे करूँ। बिल्कुल, एक नाम को चरितार्थ करता हुआ नाम अभिषेक, राज्य अभिषेक के नाम पर अभिषेक नाम पड़ा। पल्लव एक राजा जो दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे, जिनका साम्राज्य चला करता, उनके नाम पर सरनेम पड़ा। और जाति से हटकर एक बात जो कही इन्होंने कि जाति संप्रदाय से उठकर ऊपर सोचना होगा। हम छत्तीसगढ़ को, हम देशवासियों को, चूंकि वसुधैव कुटुंबकम की धरती है जहाँ पर सर्व संभव का एक विचार यहाँ पर लाया जाता है। और इसी तारतम्य में मैं चाहूँगा सर एक बार और यहाँ की युवाओं के लिए, युवा है आप 2013 बैच के IPS है सर, एक युवाओं के लिए संदेश चाहता हूँ सर। चूँकि युवा पीढ़ी एक नशे की गिरफ्त पे जाती है और नशा चूँकि विकास का बाधक बन रहा है, तो इसके लिए नशा में ना जाकर लोग इस तरीके के एग्जाम फाइट करें, कुछ बनकर दिखाएं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नशा जो है वो जो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक खतरा है। जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सिगरेट, शराब, गांजा, कोडेक्स, इनहेलेंट्स, मुंह की बीमारी, इन सभी में कहीं ना कहीं फंसे जा रही है। जब एडोलेसेंट और कम उम्र में आदमी होता है तो आदमी को इसके दुष्परिणामों के बारे में पता नहीं होता। मैं सभी युवकों युवतियों से यह आह्वान करता हूँ कि कभी भी किसी भी नशा को छोटा बड़ा ना समझें, हर नशे से दूर रहें। क्योंकि जब आप छोटा नशा शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो छोटा नशा आपको एक बड़े नशे की ओर ले जाएगा। और जो आपका जो राष्ट्र के विकास के लिए जो सबसे बड़ी नींव है वो यहाँ की युवा पीढ़ी है। और यदि युवा पीढ़ी यदि नशे में फंस गई तो जो राष्ट्र निर्माण है, जो हमारा सपना है कि भारत राष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरी दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे पहुँचे, वो नहीं पहुँच पाएगा। तो हमें जरूरी है कि समाज के स्तर पर भी हम एक मुहिम चलाएं और जो भी ये नशा बेचने वाले हैं उनको उन पे सबसे लगाम लगाएं, उन पे तीव्र कार्रवाई करें, जिससे कि हम अपने युवाओं को इससे बचा पाए। नशा मुक्त समाज ही जो है आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, नशा मुक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और नशे को छोड़कर एक मूल धारा में जुड़ना, यही युवाओं के लिए एक सार्थक पहल होगी। आज हमारे साथ मौजूद थे पल्लव सर, जिन्होंने हमें नक्सलियों पे बताया और नक्सलियों को, नक्सलवाद कैसे खात्मा होगा, इस पर भी हमने चर्चा की। और जिस तरीके से सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जाति समाज से ऊपर उठकर बात करना। क्योंकि समाज में एक जो धार्मिक वैमनस्यता फैल रही है, इससे दूर होने के लिए लोगों को जाति पाति मजहब से ऊपर उठकर सोचना होगा, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।